नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। दिन भर की अहम खबरें आपको बताएंगे, साथ ही उन खबरों के मायने भी समझाएंगे। और शुरुआत एक बड़ी खबर से। कोरोना पर बिहार के लिए बड़ी खबर है और राहत की थोड़ी खबर है। 24 घंटे में 7,336 कोरोना मरीज मिले हैं और बिहार में एक्टिव केस की संख्या घटकर 82,486 हो गई है। 24 घंटे में 14,340 मरीज स्वस्थ हुए हैं, यानी जितने मामले सामने आए उससे दोगुने लोग स्वस्थ हुए हैं। रिकवरी रेट बढ़कर 86.63% पहुंच गया है। 10 दिन में राज्य में कोरोना संक्रमण दर 14.04% से घटकर 6.7% हो गई है। और समझिए कैसे लगातार बिहार में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ती जा रही है। 10 दिन में संक्रमण दर 14.04% से घटकर 6.7% हो गई और रिकवरी रेट बढ़कर 86.63% हो गया। 24 घंटे में 7,336 कोरोना मरीज मिले हैं और यह पिछले 15 दिनों में सबसे कम है। 14 मई को 7,494 कोरोना मरीज मिले, यानी कल, जबकि एक दिन पहले 14 मई को रिकवरी रेट 85.38% था। तो आंकड़ों में लगातार सुधार तो हम देख रहे हैं, लेकिन जरूरी अभी यह है कि गांव की ओर हमें देखना होगा कि क्या गांव में हालात सुधर रहे हैं और गांव में टेस्टिंग बढ़ानी पड़ेगी। गांव में देखना होगा कि लोग वैक्सीनेशन ले रहे हैं कि नहीं और नियमों का पालन कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि गांव को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी चिंता जताई है। देश में जारी कोरोना संकट के बीच आज पीएम मोदी ने हालात की समीक्षा के लिए अहम बैठक की। इस बैठक में पीएम ने गांव में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई और इससे निपटने के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। देश में कोरोना महामारी से उपजे हालात की समीक्षा के लिए पीएम मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय और नीति आयोग से जुड़े अफसर शामिल हुए, जिन्हें पीएम ने कोरोना से निपटने के लिए जरूरी निर्देश दिए। बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई और इस पर पीएम मोदी ने क्या कहा, आइए उसे विस्तार से जान लेते हैं। इस बैठक में गांवों में फैल रही कोरोना महामारी पर प्रमुखता से चर्चा हुई, जिसमें पीएम ने गांवों में जरूरी उपकरणों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। गांवों में होम आइसोलेशन और इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाने पर जोर दिया। साथ ही ग्रामीण इलाकों में ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए भी प्लान बनाने को कहा। बैठक में पीएम ने कुछ राज्यों में धूल फांक रहे वेंटिलेटर्स की रिपोर्ट्स पर नाराजगी जाहिर की और केंद्र सरकार की ओर से दिए गए वेंटिलेटर्स को ऑडिट करने के निर्देश दिए। कोरोना की हालत की समीक्षा के साथ बैठक में वैक्सीनेशन की रफ्तार को लेकर भी चर्चा हुई। यहां अधिकारियों ने बैठक में टीकाकरण की तैयारियों के बारे में पीएम मोदी को बताया, जिस पर पीएम मोदी ने अधिकारियों से राज्यों के साथ मिलकर वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने को कहा। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने इससे पहले 12 मई को भी कोरोना के हालात पर उच्च स्तरीय बैठक की थी। उस बैठक में कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस से निपटने पर चर्चा हुई और शुक्रवार को भी किसानों के साथ चर्चा में पीएम मोदी ने कोरोना को अदृश्य शत्रु करार दिया था और गांव के लोगों को एहतियात बरतने को कहा था। साथ ही ये भरोसा जताया था कि इस लड़ाई में भारत जरूर जीत हासिल करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आखिर आज पीएम की बैठक में क्या क्या हुआ, ये पहले जान लीजिए। गांव में बढ़ते कोरोना मामलों पर पीएम ने चिंता जताई। गांव में ऑक्सीजन सप्लाई समेत जरूरी उपकरणों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। गांव में होम आइसोलेशन और इलाज की मुकम्मल व्यवस्था करने के निर्देश दिए और आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को और ज्यादा सशक्त बनाने पर जोर दिया गया ताकि यही गांव में काम कर सकें। वैक्सीनेशन की रफ्तार को लेकर भी चर्चा हुई। और पीएम की इस बैठक की अब दूसरी खबर समझिए। सबसे बड़ी खबर, वेंटिलेटर जो दिए गए पीएम केयर्स फंड की ओर से, वो वेंटिलेटर बेकार पड़े हैं। इस पर पीएम ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि धूल फांक रहे वेंटिलेटर्स की रिपोर्ट्स पर उन्होंने नाराजगी जताई। वेंटिलेटर्स के ऑडिट करने के निर्देश दिए। बिहार समेत कई राज्यों के सरकारी अस्पतालों में बेकार पड़े हैं वेंटिलेटर।
केंद्र सरकार ने पिछले साल ही राज्यों को वेंटिलेटर भेजे थे और न्यूज 18 भी लगातार धूल फांक रहे वेंटिलेटर के मामलों को उजागर कर रहा है। हमने 2 मई को दिखाया था कैसे बिहार में वेंटिलेटर अलग अलग जिलों में धूल फांक रहे हैं, कोई उसे चलाने वाला नहीं है और लोग वेंटिलेटर के अभाव में मर रहे हैं। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है। इंदौर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने वाले करीब 90% से ज्यादा लोग कोरोना को मात देकर घर लौट गए हैं। नकली इंजेक्शन बेचने वालों के खिलाफ जांच कर रहा एमपी पुलिस भी हैरान है। अब उसे सूझ नहीं रहा कि आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कैसे करें। मध्य प्रदेश में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगवाने वाले 90% मरीज कोरोना वायरस और फेफड़ों के संक्रमण को मात देने में सफल रहे हैं। इस नए खुलासे से मध्य प्रदेश सरकार और राज्य पुलिस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोरोना की दूसरी लहर के खौफनाक कहर के बीच कालाबाजारियों ने ग्लूकोज वाटर वाले नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने शुरू कर दिए थे। खबर सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने का आदेश दिया। इस मामले में जिन लोगों को पकड़ा गया है उनका संबंध गुजरात के एक गिरोह से है। गुजरात से पकड़े गए आरोपियों ने कबूल किया है कि उन्होंने इंदौर में करीब 700 और जबलपुर में 500 नकली इंजेक्शन बेचे थे। पुलिस जांच के मुताबिक इंदौर में नकली इंजेक्शन लेने वाले 10 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 100 से ज्यादा मरीज ठीक हो गए हैं। यानी नकली रेमडेसिविर लेने वाले 90% से भी ज्यादा मरीज कोरोना को मात देने में सफल रहे। जिन 10 लोगों की मौत हुई उनके शवों को जला दिया गया। ऐसे में उनकी मौत को नकली इंजेक्शन से जोड़ना पुलिस के लिए मुसीबत बन गई है। मेडिकल टीम भी हैरान है और पुलिस भी। डॉक्टरों के लिए हैरानी की बात यह है कि आखिर ग्लूकोज वाटर से फेफड़ों का संक्रमण कैसे खत्म हो सकता है। दूसरी तरफ पुलिस के लिए मुश्किल ये है कि नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने वाले जिन 10 मरीजों की मौत हुई है उन्हें दफनाया नहीं गया बल्कि जलाया गया। ऐसे में इन मौतों को नकली रेमडेसिविर से जोड़ना पुलिस के लिए चुनौती बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अपने आप में हैरान करने वाली यह खबर है। नकली रेमडेसिविर लेने वाले 90% से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो गए। इंदौर में नकली रेमडेसिविर लेने वाले 100 से ज्यादा मरीज ठीक हो गए। नकली रेमडेसिविर लेने वाले 10 मरीजों की मौत हुई। नकली रेमडेसिविर में जो शीशियों में ग्लूकोज वाटर से भरा हुआ था। अब यह हैरानी की बात है कि ग्लूकोज वाटर से फेफड़ों का संक्रमण कैसे ठीक हो गया। अब सवाल यह है कि एमपी पुलिस क्या करेगी, क्योंकि एमपी पुलिस की मुश्किल क्या है यह समझ लीजिए। शिवराज सिंह चौहान सीएम वहां के हैं, उन्होंने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने वाले 10 मरीजों की मौत तो हुई है, लेकिन जिनकी मौत हुई उनकी मृत्यु को नकली इंजेक्शन से जोड़ना अब टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। मरने वालों को क्योंकि दफनाया नहीं, जलाया गया है। अब एमपी पुलिस के सामने सवाल है कि हत्या का मामला हम कैसे साबित करें। कोरोना काल में प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स, झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में फेफड़े के इलाज के लिए जरूरी ईसीएमओ मशीन की मांग तेज हो गई है। इक्मो इसे कहा जाता है बोलचाल की भाषा में। रिम्स के डॉक्टर राज्य सरकार और प्रबंधन से ईसीएमओ मशीन की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बेहद जरूरी यह मशीन अभी भी रिम्स की पहुंच से काफी दूर है। कोरोना की दूसरी लहर ने जिस तरीके से राज्य भर में अपना तांडव दिखाया है, उससे संक्रमण के इलाज को लेकर चर्चा तेज हो गई है। दरअसल कोरोना से जिन मरीजों का फेफड़ा बुरी तरीके से संक्रमित हो गया, उनके इलाज के लिए इक्मो मशीन की जरूरत होती है। लिहाजा राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में ईसीएमओ यानी कि इक्मो मशीन की लगातार मांग हो रही है। हमारे विभाग ने अभी एमएस साहब और डायरेक्टर साहब से हमारी बात हुई है और इस विषय पे एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी गंभीर है और हम इस चीज़ को परस्यू कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारे पास भी एक इक्मो मशीन आ जाए।
एक्मो का पूरा नाम एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीनेशन है, जो पूरी तरीके से संक्रमित हो चुके लंग्स को राहत पहुंचाने का काम करती है। कोरोना संक्रमण के दौर में ये बेहद जरूरी मशीन है, लेकिन ये मशीन अभी तक रिम्स के कार्डियक सर्जरी विभाग तक नहीं पहुंच पाई है। एक एक्मो मशीन की कीमत 60 से 70 लाख रुपए है। जब फेफड़ा पूरी तरीके से संक्रमित हो जाता है, वैसी हालत में हार्ट से ब्लड को शुद्ध करने के लिए एक्मो मशीन से ही गुजारा जाता है, जिससे फेफड़े को आराम दिया जा सके। यानी उस समय फेफड़े का काम एक्मो मशीन ही करती है। और उसमें एक्मो का यही रोल है कि जैसे हम सभी को पता है कि कोरोना में सीवियर इन्फेक्शन में लंग काफ़ी प्रभावित हो रहा है, फेफड़े प्रभावित हो रहे हैं। तो एक्मो का यही रोल है कि उस सिचुएशन में अगर एक्मो के द्वारा मरीज़ को एक्मो पे डालते हैं तो उससे फेफड़ों को, लंग को आराम मिलता है और उनकी हीलिंग में उनके जल्दी ठीक होने का चांस बढ़ जाता है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान रिम्स की ओर से सिटी स्कैन मशीन के एक्मो की खरीदारी को लेकर जरूरत बताई गई थी, लेकिन बाद में सिटी स्कैन मशीन और दूसरे उपकरण तक ही सिमट गई। लेकिन कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर को देखते हुए आज जरूरत इस बात की है कि राज्य के सभी बड़े सरकारी अस्पतालों में एक्मो मशीन की उपलब्धता को जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाए। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। अब सवाल है कि ये एक्मो मशीन है क्या और क्या करती है एक्मो मशीन, तो समझिए जरा। पूरी तरह संक्रमित हो चुके लंग्स को राहत पहुंचाने का काम करती है ये मशीन। एक्मो मशीन ब्लड को शुद्ध करने के लिए एक्मो मशीन से ही उसे गुजारा जाता है। संक्रमण के समय फेफड़े का काम एक्मो मशीन ही करती है और पूरी तरह संक्रमित फेफड़े को आराम देती है। एक एक्मो मशीन की कीमत 60 से 70 लाख रुपए होती है और जरूरी है आज के दौर में ये मशीन जल्द से जल्द उपलब्ध हो। आगे बढ़ते हैं, बात ताऊ ते का। ताऊ ते ये नाम अभी खतरनाक नाम है क्योंकि गुजरात पर चक्रवाती तूफान है ये ताऊ ते, जिसका बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इस तूफान का प्रभाव दूसरे राज्यों पर भी पड़ेगा। गुजरात में तूफान 18 मई को टकराएगा, लेकिन इसका असर अभी से ही दिखने लगा है। कई राज्यों पर मंडरा रहा है तूफान का खतरा। तबाही मचा सकता है चक्रवाती तूफान ताऊ ते। अलर्ट पर कोस्ट गार्ड और एनडीआरएफ। गुजरात समेत देश के कई राज्यों पर साल के पहले चक्रवाती तूफान ताऊ ते का खतरा मंडरा रहा है। ये तूफान गुजरात के तट से मंगलवार को टकराएगा, लेकिन उससे पहले गुजरात और दूसरे राज्यों में इसका असर दिखने लगा है। ये तस्वीर केरल के कोझिकोड की है, जहां शनिवार सुबह से ही ताऊ ते की वजह से तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है, जबकि केरल के कन्नूर में समुद्र में तेज लहरें उठ रही हैं। यहां प्रशासन ने लोगों को जरूरी एहतियात बरतने को कहा है। अभी आप देख सकता है कि सीशोर में सी कितना रफ है। इधर जो मछुआर लोग हैं उन्होंने प्रशासन से वार्निंग मिल चुका है कि आज समुद्र में नहीं जाएगा, और प्रशासन ने सभी लोगों को जो समुद्र के किनारे पर रहता है उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए की कोशिश भी शुरू किया है। कर्नाटक के हुबली में भी आसमान में भी काले बादल छाए हुए हैं और यहाँ तेज हवाएं चल रही हैं। वहीं केरल के तिरुवनंतपुरम में तेज हवाओं की वजह से समुद्र किनारे बने एक पुल को खासा नुकसान पहुंचा है। मुंबई में भी तूफान ताऊ ते की वजह से मौसम बदल चुका है। यहाँ एनडीआरएफ ने पूरी तैयारी कर ली है। एनडीआरएफ की तरफ से पूरी तैयारी है। हमारी 3 टीमें मुंबई में तैनात हैं। एक टीम हमने कल रात को ही गोवा भेजी है और बाकी 14 टीमें हमारे पास पुणे हेडक्वार्टर में तैनात हैं। गुजरात में तूफान के बड़े खतरे को देखते हुए कई जगहों पर एनडीआरएफ की टीम स्टैंड बाय पर है और ओडिशा से एनडीआरएफ की एक टीम गुजरात के लिए रवाना भी हो चुकी है। गुजरात के तट से ताऊ ते 18 मई की दोपहर तक टकरा सकता है। इस दौरान 145 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होके गुजरात कोस्ट को क्रॉस करेगा 18th आफ्टरनून और इवनिंग तक।
और उसका विंड स्पीड रहेगा 145 टू 155 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग टू 165 किलोमीटर पर आवर। गुजरात में तूफान का असर दिखने लगा है। तटों पर तेज हवाएं चल रही हैं और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। तूफान ताऊ ते की वजह से गुजरात के कच्छ, जामनगर, द्वारका और पोरबंदर में भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि राजकोट, जूनागढ़ और गिर सोमनाथ में मध्यम बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तूफान को देखते हुए गुजरात में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। तटों पर लगातार लोगों को तूफान को लेकर चेतावनी दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। दरअसल गुजरात समेत कई तटीय राज्यों में ताऊ ते चक्रवात का ये बड़ा खतरा है। 145 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस तूफान के दौरान हवाएं चल सकती हैं। तटीय इलाकों में इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। कर्नाटक में बारिश शुरू हो गई है। रविवार शाम तक गंभीर चक्रवाती तूफान में यह बदल सकता है और इसलिए मछुआरों को सागर तट पर नहीं जाने की बार बार सलाह दी जा रही है, अपील की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। गंगा में लाशें मिलने की खबर के बाद गंगा के आसपास के गांव में रहने वाले लोग दहशत में हैं। उन्हें डर है कि कोरोना से हुई मौत के कारण इन लाशों से उनके गांव में भी संक्रमण फैल सकता है। लिहाजा उन्होंने अपने गांव में गंगा घाटों की बाड़बंदी कर दी है ताकि कोई गंगा में लाशों को न फेंक सके। पिछले दिनों गंगा नदी में लाशों के मिलने के बाद सरकार के साथ साथ प्रशासनिक अमले में भी हड़कंप मच गया था। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। आनन फानन में इन लाशों को जलाने का इंतजाम किया गया। बावजूद इसके गंगा किनारे रहने वाले लोग दहशत में हैं। एहतियातन अब उन्होंने खुद ही इससे निजात पाने के उपाय करने शुरू कर दिए हैं। ढाट इसलिए लगवाए कि यहाँ लोग आते हैं, जैसे कोरोना वाला डेट करते हैं तो वो आते हैं, फेंक के चल जाते हैं। यहाँ से ये होता है कि गंगा तो दूषित होबे करती है और प्लस में बगल में जो गांव घर है वो भी प्रभावित होते हैं कोरोना से। इसीलिए हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ का कोई बढ़िया सा बंदोबस्त किया जाए। बेगूसराय में गंगा के आसपास रहने वाले ग्रामीणों को डर है कि गंगा में फेंकी गई लाशों के कारण उनके गांवों में भी कोरोना का जानलेवा संक्रमण फैल सकता है और अगर ऐसा हुआ तो भगवान भरोसे चल रही स्वास्थ्य व्यवस्था से उनकी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। कोरोना से हुई मौत के बाद परिजन या दूसरे लोग यहां गंगा किनारे आते हैं और लाशों को जैसे तैसे फेंक कर चले जाते हैं। जब लाश यहां पर फेंक देता है, अध कचरा, अध जला हुआ या समूचा, इससे तो गंगा प्रभावित होती है, गंगा प्रदूषित होती है, उसी में लोग स्नान करता है, इससे तो स्प्रेड और ज्यादा फैल जाएगा। दरअसल कोरोना से हुई मौत के बाद कई परिजन शवों को लेने से इनकार कर देते हैं। कई मामलों में ये भी सामने आया कि गरीबी के कारण लोग लाशों का अंतिम संस्कार करने में असमर्थ होते हैं। अब लोग प्रशासन से इन लाशों का अंतिम संस्कार करने की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में प्रशासन को इसके अपनी निगरानी में दाह संस्कार करवाना चाहिए और एक घाट स्पेशली बनाना चाहिए कि वहाँ पर जितने भी कोरोना के पेशेंट जाएंगे इस घाट पर जाएंगे। इससे वहाँ पर समान मृत्यु वाले व्यक्ति का दाह संस्कार करने उस घाट पर नहीं जाएगा और इससे किसी को भी, दोनों में समान मृत्यु वाले और कोरोना वाले किसी को कोई दाह संस्कार में दिक्कत नहीं। लोगों के इस डर की वजह भी है। दरअसल कई लोग कोरोना संक्रमण के डर से अपने परिजनों की लाशों को फेंक जाते हैं तो कुछ के परिजन बाहर रहते हैं। ऐसे लोगों की लाशों को भी गंगा में फेंक दिया जाता है। कुछ एम्बुलेंस वाले भी लाशों को गंगा में डाल जाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। खबर समझिए, गंगा में लाश फेंकने से परेशान आसपास के लोग हैं। आसपास के गांव में संक्रमण का खतरा बढ़ा है और गांव वालों ने गंगा घाटों की इसलिए बाड़बंदी कर दी है। प्रशासन से लाशों का अंतिम संस्कार कराने की मांग की गई है और अपील की जा रही है कि गंगा या किसी भी नदी में लाश न फेंके। कोरोना से बचने के लिए दवाई और कड़ाई के मूल मंत्र को भूलना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एक बार फिर अपनी बारी पर कोरोना टीका लेने की अपील की।
दवा भी लेना, कड़ाई भी रखना, मास्क और 2 गज की दूरी का पालन, कोरोना से बचने का मूल मंत्र। भारत में कोरोना के खिलाफ देशव्यापी टीका अभियान दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से चल रहा है। करीब 18 करोड़ वैक्सीन डोज अभी तक लगाई जा चुकी है। इसके लिए 18 से ऊपर आयु के सभी लोग पात्र हैं। केंद्र और राज्य सरकारें अलग अलग अभियानों के जरिए ज्यादा से ज्यादा आबादी तक टीका पहुंचाने में जुटी है। बस जरूरत है रजिस्ट्रेशन और अपनी बारी आने की। बचाव का एक बहुत बड़ा माध्यम है कोरोना का टीका। केंद्र सरकार और सारी राज्य सरकारें मिलकर ये निरंतर प्रयास कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा देशवासियों को तेजी से टीका लग पाए। जब भी आपकी बारी आए तो टीका जरूर लगवाएं। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर सुनामी बनी हुई है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी के मूल मंत्र की याद दिलाई और सर्दी, खांसी, जुकाम सरीखे सामान्य लक्षणों को भी हल्के में नहीं लेने की हिदायत दी। सर्दी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त जैसे लक्षणों को सामान्य मानकर नहीं चलना है। पहले तो खुद को यथासंभव दूसरों से अलग करना है, फिर जल्द से जल्द कोरोना टेस्ट करना है और जब तक रिपोर्ट ना आए तब तक डॉक्टरों से जो दवाई बताई है वो जरूर लेते रहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल कोरोना टीके की 1 मार्च को पहली और 8 अप्रैल को दूसरी डोज ले चुके हैं। ये टीका कोरोना से बचने में किसी संजीवनी से कम नहीं है। ये टीका हमें कोरोना के विरुद्ध सुरक्षा कवच देगा, गंभीर बीमारी की आशंका को कम करेगा। कोरोना टीकाकरण अभियान को और रफ्तार देने के लिए सरकार स्पुतनिक सरीखी विदेशी वैक्सीन को भी अगले सप्ताह तक भारत में उपलब्ध कराने में जुटी है। इस टीकाकरण अभियान में आप भी भागीदार बनिए और टीका जरूर लगवाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।